नमस्कार। हमारे चारों तरफ ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो दिखती तो नहीं पर होती बिल्कुल असली हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स। पर क्या कभी सोचा है कि इन अदृश्य ताकतों को, इन इनविजिबल फील्ड्स को हम मापते कैसे हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और देखेंगे कि इन फील्ड्स की दुनिया को कैसे समझा और नापा जाता है। तो सवाल यही है कि जो चीज दिखाई ही नहीं देती उसे मापे कैसे। इसका जवाब एक बहुत ही काम के कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए पता लगाते हैं कि ये क्या है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गिनने का एक तरीका है। तो इसकी परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सतह से परपेंडिकुलर यानी लंबवत गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को कहते हैं। इसे हम ग्रीक अक्षर फाई यानी फाई से दिखाते हैं। मतलब ये हमें बताता है कि किसी दिए हुए एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बाईं तरफ वाली इमेज को देखिए। जब सतह फील्ड लाइंस के ठीक परपेंडिकुलर है तो सोचिए ये एक पूरा खुला हुआ दरवाजा है। ज्यादा से ज्यादा लाइंस गुजर पाएंगी, है ना? मतलब फ्लक्स मैक्सिमम है। अब जरा दाईं तरफ देखिए। जैसे ही हमने सतह को थोड़ा झुकाया, दरवाजा मानो थोड़ा बंद हो गया। अब कम लाइंस गुजर पा रही हैं और फ्लक्स भी कम हो गया। और इसी आइडिया को मैथ्स की भाषा में ये फॉर्मूला दिखाता है। फाई बराबर है E गुणा S गुणा कॉस थीटा। यहाँ E है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, S है सतह का एरिया, और ये जो कॉस थीटा है ना, यही है असली खिलाड़ी। ये वही एंगल, वही झुकाव है जिसकी बात हम पिछली स्लाइड में कर रहे थे। अब यही एंगल तय करता है कि फ्लक्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव या फिर जीरो। अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो फ्लक्स पॉजिटिव, अगर 90 से ज्यादा है तो फ्लक्स नेगेटिव। और सोचिए अगर एंगल ठीक 90 डिग्री हो जाए, मतलब फील्ड लाइंस सतह को बस छू कर निकल गईं, उसे पार नहीं किया, तो फ्लक्स बिल्कुल सही, जीरो। फ्लक्स को समझने के बाद अब बारी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक बहुत ही जरूरी किरदार से मिलने की, और इसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल आखिर होता क्या है? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो बराबर पर ऑपोजिट चार्जेस, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। हमारी रोज की जिंदगी में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे नमक यानी NaCl या पानी यानी H2O के मॉलिक्यूल्स। अब सवाल ये है कि किसी डायपोल की ताकत को कैसे नापें। इसके लिए हम एक क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं डायपोल मोमेंट, और इसे P से दिखाते हैं। इसे कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। बस किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड यानी Q को उनकी बीच की दूरी यानी 2a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। चलिए अब वक्त है हमारी पहली बड़ी कैलकुलेशन का। हमारा मिशन क्या है? हमें एक डायपोल की वजह से उसकी एक्सिस पर यानी अक्ष पर रखे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है। शुरू करें। इस डायग्राम पर एक नज़र डालते हैं। हमारा गोल है पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ये पॉइंट P डायपोल के सेंटर से r दूरी पर उसकी एक्सियल लाइन पर मौजूद है। तो स्टेप 1, सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज प्लस Q की वजह से पॉइंट P पर जो फील्ड बन रहा है यानी E1, उसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए P की प्लस Q से दूरी कितनी है? R माइनस A। तो फॉर्मूला में यही डिस्टेंस आएगा। स्टेप 2, अब हम नेगेटिव चार्ज माइनस Q की वजह से फील्ड यानी E2 को कैलकुलेट करते हैं। इस बार P की माइनस Q से दूरी कितनी है? R प्लस A। ये दूरी थोड़ी ज्यादा है, तो जाहिर है इसका इफेक्ट थोड़ा कमजोर होगा। अब पॉइंट P पर एक तरह से रस्साकशी चल रही है। E1 और E2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो नेट फील्ड क्या होगा? जाहिर है दोनों का डिफरेंस। हम बस E1 में से E2 को माइनस कर देंगे। अब आता है एक बहुत ही क्लेवर स्टेप, एक अप्रॉक्सीमेशन। असल में होता क्या है कि डायपोल बहुत छोटा होता है और जिस पॉइंट पर हम फील्ड निकाल रहे हैं वो काफ़ी दूर होता है। मतलब R के मुकाबले A बहुत ही छोटा है। इस बात को मान लेने से हमारी कैलकुलेशन बहुत बहुत सिंपल हो जाती है। और इस सिंप्लीफिकेशन के बाद ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। एक खास बात पर गौर कीजिए, फील्ड डायपोल मोमेंट P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के क्यूब R क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
तो पहला केस सॉल्व। एक्सियल पोजीशन तो हमने समझ लिया। चलिए अब केस को थोड़ा बदलते हैं। अब हम डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन यानी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये है हमारा नया सेटअप। गोल वही है, पॉइंट P पर फील्ड निकालना, लेकिन इस बार P इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो जाहिर है ज्योमेट्री थोड़ी बदल जाएगी। यहाँ वेक्टर्स का एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अगर हम E1 और E2 को उनके कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करें तो हम पाएंगे कि वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर और ऑपोजिट हैं। तो क्या होगा, वे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो फिर बचा क्या, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये एक टीम की तरह जुड़ जाएंगे। नेट फील्ड इन्हीं दोनों का टोटल होगा। और यहाँ भी हम वही शॉर्ट डाइपोल वाली अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे कि R के मुकाबले A बहुत छोटा है। इससे हमारा फाइनल रिजल्ट एकदम सिंपल हो जाएगा। तो ये है इक्वेटोरियल पोजीशन का फाइनल फॉर्मूला। गौर करने वाली बात ये है कि ये भी डिस्टेंस के क्यूब R³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल एक्सियल पोजीशन की तरह ही। इंटरेस्टिंग। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। हमने दोनों केसेस को सॉल्व कर लिया है। अब टाइम है दोनों रिजल्ट्स को आमने सामने रखने का। देखते हैं कि इनके बीच क्या कनेक्शन है। ये रहे दोनों फॉर्मूले साइड बाय साइड, एक्सियल और इक्वेटोरियल। जरा ध्यान से देखिए, कुछ दिखा? ये लगभग एक जैसे ही हैं, सिवाय एक छोटे पर बहुत ही जरूरी फैक्टर के। और यही है हमारा सबसे बड़ा निष्कर्ष। किसी भी डायपोल के लिए सेम डिस्टेंस पर उसकी एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल लाइन पर मौजूद फील्ड का ठीक डबल होता है। E एक्सियल बराबर है 2 गुना E इक्वेटोरियल। कितना सिंपल और पावरफुल रिलेशन है ना? तो इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच का ये सिंपल सा 2:1 का रेशियो असल दुनिया में कहाँ मैटर करता है? इसकी इंपॉर्टेंस एंटीना डिजाइनिंग से लेकर मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को समझने तक है। सोचेगा जरूर। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।